जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज 15 दिसंबर है और आज आप लोग को क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम होना है। तो आज हम लोग साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों, बिना देर करते हुए आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग खंडीय के जो एमसीक्यू प्रश्न है, जो 30 एमसीक्यू प्रश्न है, उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। फिर इससे जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास में, वो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश पुनः इसी दिशा में मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला जो नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर बने होते हैं। दूसरा जो नियम कहता है कि आपतन कोण, जैसे कोण आई यहाँ पे आपतन है और कोण आर जो है वो परावर्तन कोण है, दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपके कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। ठीक है। यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अपोत क्या है, तो आयतन यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण से क्या संबंध है। बच्चों, आप लोग को पढ़ाए होंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके भी दो नियम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आप लोग को यहाँ देखिए एक दिया हुआ है विरल माध्यम, दूसरा दिया हुआ है सघन माध्यम। तो दो माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, और जिनका अपवर्तनांक अधिक होता है तो उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कह रहे उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या यानी एफ क्या होगी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी कि आर बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कह रहा है बच्चों कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहाँ पे होती है, तो एफ तथा 2f के बीच में स्थित होती है। तो बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होगा, यानी किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होगा, तो जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उनका विचलन सबसे अधिक होता है। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, तो इसका विचलन सबसे कम होगा। जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, जिस कारण से इसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। देखिए, जो तारों का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन घटना को दर्शाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन और या तो फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। 1 एम्पियर बराबर होता है, देखिए 1 एम्पियर, एम्पियर क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है। तो 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा यह मीटर से। ठीक है। यह मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अब मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखोगे श्रेणी क्रम में। चलिए, एक पूछा जाता है आपसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, तो विभवांतर को मापा जाता है। इसको हमेशा पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे दे दिया, अभी हमने जस्ट बात किया था कि अमीटर से मापा जाता है। जो यह मीटर होता है बच्चों, इससे क्या मापा जाता है, प्रतिरोध, आवेश, धारा, विभव। ठीक है। तो अमीटर जो है प्रतिरोध को नहीं मापते हैं। ठीक है। अमीटर से किसे मापा जाता है, तो कहोगे सर धारा को मापा जाता है। ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, याद रखोगे।
विभव जिसको हम, ठीक है, विभवांतर, इसका सही मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। विभव को हम लोग वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। वोल्ट मीटर को जो है उसको पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा, पार्श्वक्रम में। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? बच्चों जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो किससे होती है बच्चों? उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार की राशि है? तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहला आंसर हो जाएगा सदिश राशि। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, CaCO3 एक बड़ा यौगिक है, यहाँ पे देखिए वियोजित हो रहा है यानी कि टूट रहा है। टूटने के बाद क्या बना रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये वियोजित हो रहा है। वियोजित हो रही मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है बच्चों, कई बार प्रश्न को रिपीट किया गया है कि शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो वियोजन होता है, ठीक है। चूंकि धातु के ऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, धातु के ऑक्साइड, तो थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, समझिएगा। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, जो प्रकृति होता है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षारीय। तो अगर क्षारीय है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा तो 7 से अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगा। अगर अधातु ऑक्साइड की प्रकृति आपसे पूछे तो अम्लीय होता है, तो अम्लीय होगा मतलब इसका पीएच मान क्या होगा 7 से कम। यहाँ आपसे पूछा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 से अधिक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखिए बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CSO4 × 12H2O होता है। वही अगर आपसे जिप्सम से पूछ लिया जाए तो CSO4 × 2H2O हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक द्रव अधातु का नाम बताइए, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो बच्चों आयोडीन जो है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, याद रखिएगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिनेबार किस धातु का यस्क है? देखिए, सिनेबार जो है किस धातु का यस्क है बच्चों? तो सिनेबार जो है किसका है तो सिनेबार यहाँ पारा, ठीक है, पारा का यस्क है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए, कार्बन जिसके हम लोग सी से संकेत करते हैं, ठीक है, इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है तो 6 होता है। तो पहला में 2 फिर 4, यानी कि संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे अधिक यौगिक का अगर निर्माण कोई करता है तो कार्बन है। C2H5OH का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए बच्चों आप लोग को क्या जोड़ा हुआ है OH। तो OH किसका होता है तो OH कार्बो, ठीक है, OH एल्कोहल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा एल्कोहल का, ठीक है। कीटोन का क्या होता है तो CO होता है। पीतल मिश्र धातु है, पीतल जो है वो मिश्र धातु है। तो पीतल किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है बच्चों? तो आप लोग को पता है कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह विलयन क्या है? देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है तो अम्ल करता है। नीला लिटमस पत्र है, इसको लाल में परिवर्तित करता है, मतलब ये अम्लीय है। अम्लीय है मतलब इसका पीएच मान जो है वो 7 से कम है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो इनका पीएच मान क्या होगा? तो बच्चों आप लोग सीधे बोलते कि सर इनका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, यानी कि ये क्षारीय होता है, ठीक है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप यानी कि ऐसे पादप जो दूसरे जीवों पर पोषण के लिए आधारित होते हैं उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। तो परजीवी यहाँ पादप की बात कर रहा है, कौन है तो कष्टकुटा, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, जो पौधे में पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, इनका संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य कौन करते हैं तो फ्लोएम किया करते हैं, ठीक है। जबकि जाइलम का कार्य क्या है तो जाइलम का है जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन करना। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जाइलम का क्या कार्य है बच्चों
तो जाइलम का कार्य है जल तथा खनिज का संवहन करना। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? देखिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं जो है वो किस रूप में संचित होती है? तो बच्चों कहोगे एक चेतना के रूप में संचित होती है। परागनलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न में से किनके कारण होती है? तो किनके कारण होती है? तो रसायनानुवर्तन के कारण होती है। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? ठीक है, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो डीएनए। ठीक है, डीएनए की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा जीन कहते हैं। जीन क्या करता है? ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जो अनुवांशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो भैया ऑक्सिन ये है, एथिलीन है, ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? भारत में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो भारत कहा जाता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो 22 जोड़ी है। टोटल जो होता है बच्चों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो एक जोड़ी होता है उनको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, और जो 22 जोड़ी होता है उसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, जिसका लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बच्चों लेमार्क ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक किसे कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्प तो नहीं होंगे, मेढक भी नहीं होंगे, ग्रास हॉपर भी नहीं होगा। यहाँ पे घास उत्पादक कहला जाएगा। ठीक है, फिर घास को खाने वाला जो है उसको प्रथम उपभोक्ता कहलाएगा, फिर इसको खाने वाले सेकंड उपभोक्ता कहलाएगा, इसको खाने वाले तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। प्रथम जो उपभोक्ता होता है प्रायः वो शाकाहारी होता है बच्चों। ठीक है, याद रखोगे। चलिए, खंड बी में हम लोग देखेंगे जो अतिलोकी उत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। यानी अवतल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब का एक किरण आरेख खींचिए जब वस्तु कहाँ पे है? तो वस्तु यहाँ पे F में है। ठीक है, तो F में जब वस्तु रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? जब वस्तु को F तथा C के बीच में देखिए यहाँ पे ए बी दिख रहा है ना, वहाँ पे रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखिए A' जो दिख रहा है ये इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो याद रखोगे बच्चे, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने अवयवी जो 7 रंग होते हैं उनमें विभक्त हो जाते हैं। यही घटना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जिसमें जो लाल रंग होता है बच्चों ये ऊपर की ओर होता है, और जो बैंगनी रंग होता है वो नीचे रंग का होता है। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं त्रिभुज जैसा, ये एक प्रिज्म है। क्या है? तो प्रिज्म है। जब इसे श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो लाल रंग होता है ऊपर की ओर होता है, और बैंगनी रंग जो होता है वो नीचे की ओर होता है। चलिए, घरेलू परिपथों में बिजली के खतरे पैदा करने वाली 2 स्थितियों की व्याख्या करें। ठीक है, या तो फिर विद्युत आपूर्ति में लघु पतन जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट के नाम से जाते हैं, या तो अतिभारण ओवरलोड से क्या तात्पर्य है, यानी क्या समझते हैं? तो कह रहा है बच्चों अतिभारण। सबसे पहले अतिभारण को हम लोग समझेंगे। तो अतिभारण किसी विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले तारों के लिए धारा का अधिकतम परिमाण निश्चित होता है। यदि परिपथ में उपयोग होने वाले उपकरणों की शक्ति इस सीमा तक बढ़ जाती है तो इसे अतिभारण कहते हैं। इसे विद्युत तार के ऊपर लगी जो विद्युत रोधी परत होती है, यानी जो कवर होती है, वो गल सकती है और यह विद्युत झटके के कारण हो सकता है। इसके कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जबकि जो लघुपतन है बच्चों, तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थों के कभी कभी खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण बिंदु में
तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे हम लोग लघु पतन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब दो तार धनात्मक और ऋणात्मक तार आपस में आ जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिपथ में धारा का मान जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बच्चों? तो परिपथ में जो होता है प्रतिरोध जो होता है उनका मान शून्य हो जाता है, जिसको हम लोग लघु पतन के नाम से जानते हैं। ठीक है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों? यानी जो श्वसन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जिस अभिक्रिया के द्वारा हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिस अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है इसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके टूटता है, यानी कि टूटता क्या है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। और ग्लूकोज के विखंडन होने से क्या होता है कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होता है हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। इसलिए श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखोगे। ठीक है। यानी आपसे पूछा गया कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ग्लूकोज के विखंडन होने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता है, जबकि वर्षा जल करता है। देखिए, जो आश्रित जल होते हैं वे विद्युत का चालक नहीं करते हैं, यानी चालन नहीं करते हैं, जबकि जो वर्षा जल होता है वो करता है। क्यों? तो आश्रित जल में आयनिक यौगिक विलय नहीं होते हैं, जिनके कारण ये आयनों में विघटित नहीं होते हैं, जबकि जो वर्षा जल होता है वायुमंडल से होते हुए भूमि पर गिरते समय वायु के अम्लीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि का घोल लेता है, जिससे विभिन्न प्रकार के ये अम्ल है ना, जैसे कार्बनिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया इत्यादि मिल जाते हैं और ये आयनों में विघटित हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों कि हाइड्रोजन आयन ये प्रदान करने लगते हैं, जिस कारण से क्या होगा? ये विद्युत का चालक होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो वायुमंडल विभिन्न परतों से मिलकर बना है, जिनके भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो उनका विभिन्न परतों से होकर अपवर्तन होता है, जिसके कारण जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, याद रखोगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्ररेखा किसे कहते हैं? दो चुंबकीय क्षेत्ररेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र रेखा जिनके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण अथवा विकर्षण का अनुभव किया जा सकता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। यदि वे ऐसा करेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो असंभव है। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु की संख्या उत्पाद तत्वों के कुल परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। तो रासायनिक संयोग के इस नियम को ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब इसको थोड़ा हम लोग अपने भाषा में समझते हैं। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए बच्चों कि ये कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो मिला कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, अभिकारक। और बना क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पाद कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान प्रतिफल या तो उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान का बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम हमें बताता है, जिस कारण से क्या होता है कि किसी भी रासायनिक समीक्रिया को संतुलित करना अति आवश्यक है। ठीक है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित क्यों किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल को? देखिए, जब यम्ल को तनुकृत करते समय यह हमें क्यों बताया जाता है कि यम्ल को जल में मिलाइए, ना कि
ना कि जल को अम्ल में। तो ऐसा इसलिए बताया जाता है कि अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है बच्चों, तो उससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कभी कभी क्या होता है, जो ऊष्मा होता है, जो बर्तन रहता है, उस बर्तन से ये ऊष्मा जो होती है, ठीक है, ऊष्मा के कारण बर्तन में जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर उछल करके बाहर आ जा सकते हैं, जिससे हम लोग जलने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हम लोग जल सकते हैं। और ये बर्तन भी जो होगा, वो बर्तन भी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऐसा इसलिए अनुशंसित किया जाता है क्योंकि अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इस प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा के कारण जो प्रखनली का पदार्थ होता है, ठीक है, उफान मारकर यानी कि उछल करके बाहर आ सकता है, जिससे जलने का खतरा उत्पन्न होगा। और अत्यधिक ऊष्मा के कारण जो कांच का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, वो भी टूट सकता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए हमें, जब भी कभी अम्ल को तनुकृत करते करें, उस समय हमेशा धीरे धीरे बर्तन को हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आदि रखोगे। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीन हार्मोन के दो कार्यों को लिखें। देखिए, ऑक्सीन हार्मोन के दो कार्य क्या है, तो वृद्धि को बढ़ाना, तना प्रकाश की ओर मुड़ना। ठीक है, तो ये ऑक्सीन के हार्मोन के दो कार्य है। ऑक्सीन क्या है, तो एक पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परितंत्र में अपमार्जक यानी अपघटक की क्या भूमिका है। समझिए, किसी परितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मित्रजीवी, ठीक है, सूक्ष्मजीवी को अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक मृतजीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मिट्टी से ये पदार्थ पौधे में चले जाते हैं, जिससे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार अपमार्जक परितंत्र में आहत तंत्र को संतुलित करने का कार्य करते हैं। यानी जो एक परितंत्र होता है, ठीक है, परितंत्र, उसमें अपमार्जकों की कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। ठीक है, तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम, यानी कि इसकी जो वस्तु की लंबाई है, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। भी बराबर होने की प्रतिबिंब की दूरी निकालना, प्रकृति और इनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले एफ बराबर हम निकालेंगे। एफ बराबर क्या होगा बच्चों, तो r/2 यानी कि 30 का आधा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो 1/v, u का मान हमेशा क्या होता है, तो माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो 1/u, u की जगह कितना था, -20, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 1/15, यानी कि फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1/v को रखेंगे, माइनस में दिख रहा है 1/v, सॉरी 1/20, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो 1/v 15-20 का लघुत्तम लीजिए। ठीक है, तो 15-20 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों, तो कहोगे सर 60 होगा। कितना होगा, 60। तो 15 चौके 60 और 20 दिया कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 7/60। इसलिए मैं भी निकालना है, तो भी बराबर हो जाएगा 60/7। ठीक है, यानी कि 8.57 सेंटीमीटर। अब प्रकृति क्या होगा, यानी भी का मान क्या है, धनात्मक है बच्चों, क्या है, धनात्मक है। इसलिए प्रतिबिंब जो होगा आभासी, सीधा तथा छोटा बनेगा। अब दर्पण के आवर्धन सूत्र से हम लोग जानते हैं, दर्पण को का आवर्धन जो होता है उसको हम लोग m से सूचित करते हैं। m बराबर क्या होता है, -v/u बराबर h1/h या तो h2/h1। ठीक है, तो यहाँ पे h2 दिया हुआ है, नहीं h2 नहीं दिया हुआ है, h2 निकालना है हमें, फाइंड करनी है। h1 दिया हुआ है 5 -b यानी कि 60/7। ठीक है, और यहाँ पे -20, इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष क्या होता है।
निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होती है, ठीक है, इसकी निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती है उसे नहीं दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब विभिन्न कारणों से रेटिना के पहले ही बन जाता है। इनके कारण क्या होते हैं बच्चों? तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अर्थात नेत्र गोलक अथवा नेत्र लेंस जो होती है वो रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। सिलेरी जो पेशियाँ होती है वो कमज़ोर होने के कारण लेंस को पतला करने की क्षमता घट जाती है, ठीक है। इसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, तो उसको अवतल लेंस की सहायता से ठीक करेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को जो है पीड़ित व्यक्ति जो रहेगा उसको अवतल लेंस की चश्मा लगा करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, उन वियोजन अभिक्रिया यानी ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो या तो ये ऊष्मा देने के कारण विघटित हो रही, या तो प्रकाश के कारण, या तो फिर विद्युत के कारण हो रही। तो सबसे पहला देखिए कैल्शियम कार्बन, यहाँ जब ऊष्मा दिए तो ये टूट गया CaO, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। दूसरा में कह रहे हैं यहाँ पे देखिए AgCl, इसमें जब प्रकाश देंगे, ठीक है, यानी सनलाइट की उपस्थिति में, तो बन रहा है Ag प्लस Cl2। तीसरा जो है H2O, इसमें विद्युत अपघटन करेंगे तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? वियोजित होगा। ये 3 अभिक्रिया था। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है क्यों? मिलाता है। ताजे दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? देखिए, बेकिंग सोडा की जो प्रकृति होता है बच्चों, ये हम लोग जानते हैं कि क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जिससे जो दूध होता है वो जल्दी फटता नहीं है। बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जिससे ये जल्द खट्टा अथवा अम्लीय होने अथवा दही बनने से रोकती है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। आपसे पूछा जाता है प्रश्न बच्चों कई बार कि जब दूध से दही बनता है तो उनके pH मान क्या परिवर्तन होता है? देखिए, जब दूध से दही बनता है तो उसके pH मान घट जाता है। दूध से दही में परिवर्तन करने का काम कौन सा जीवाणु करता है? तो कहोगे सर लैक्टोबैसिलस करता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पे भी याद रखोगे लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। जीवाणु का अगर आपसे पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन क्या है? मनुष्य में बोनेपन का क्या अर्थ है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह शरीर में हड्डियों की लंबाई को नियंत्रित करता है तथा इसके अधिक स्राव होने से कोई व्यक्ति जो होता है अनावश्यक रूप से बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे बच्चों, कुछ जो है काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति वैसे होते हैं जो काफ़ी बौने रह जाते हैं। तो ये किनके कारण होते हैं? तो ये वृद्धि हार्मोन के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या लाभ है? देखिए, जो आलैंगिक जनन होता है, ठीक है, जनन की अपेक्षा और लैंगिक जनन से क्या लाभ है? तो लैंगिक जनन की अपेक्षा जो होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से हम लोगों को निम्नलिखित लाभ है। क्या है? सबसे पहले देखिए, लैंगिक जनन संततियों के गुणों में विभिन्नता को बढ़ाता है। लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं अथवा नई जातियों की उत्पत्ति की भूमिका निभाती है। यह विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है जो विकास के लिए आवश्यक है। सीधी भाषा में आप लोग समझिए, जो लैंगिक जनन है, ठीक है, उसमें जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें अपने जनक से बेहतर होता है, यानी इसमें जो गुण होते हैं वो अपने जनक से बेहतर होते हैं तथा वे अपने जनक से क्या होते हैं, उनके जो रूपरेखा होते हैं उनसे थोड़ा हटके होते हैं, क्योंकि जो दो अलग अलग DNA उसमें मिलता है। दूसरा जो क्या है बाबू, कि जो बच्चा संतति का निर्माण होता है, ठीक है, वो अलैंगिक जन्म की अपेक्षा उसमें थोड़ा जो होता है वो मजबूत होता है। अलैंगिक जन्म जो होता है वो किस में होता है? तो ये सूक्ष्म जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसके बाद क्या होता है? लैंगिक जन्म में जो होता है नर और मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? देखिए, एक कोशिकीय जीवों की संरचना सरल होती है, इनमें जनन के लिए कोई विशेष ऊतक अथवा कोशिका नहीं होती। इनमें केवल एक ही कोशिका होती है जो सरलता से विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन विधि द्वारा जनन होता है। एक कोशिकीय जीवों की जनन पद्धति से विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है।
बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। इनमें जनन के लिए नर और मादा विशेष अंग होते हैं। उनमें जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीवों में जो जनन होती है वो लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होता है।